चैप्टर 12 ध्वनि। हम अपने आसपास जितनी चीजें देखते हैं उन चीजों में चल विचल होने से कोई न कोई ध्वनि अवश्य निकलती है। इस ध्वनि के शब्द, नाद, स्वर आदि अनेक नाम हैं। जिस चीज से ध्वनि निकलती है उस चीज के किसी हिस्से के कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ध्वनि के संबंध में उसे कंपन, आंदोलन, थरथराहट अथवा लहराव भी कह सकते हैं। किसी वस्तु पर आघात होने अथवा उसके हिलने डुलने से उसका कुछ भाग कंपित हो उठता है, अथवा यूं कहिए कि उसमें एक प्रकार की लहरें सी उठने लगती है। ध्वनि इन्हीं लहरों का फल है। जिस प्रकार का कंपन अथवा आंदोलन होगा उसी प्रकार की ध्वनि निकलेगी। ध्वनि की तरंग वायु के द्वारा कान तक पहुंचती है। घंटा, मंजीर, मृदंग, सितार आदि आग करने पर वह ध्वनि उत्पन्न करते हैं और वायु उस ध्वनि को बहाकर सुनने वालों के कान तक पहुंचा देती है। वायु केवल ध्वनि वाहक है, वो स्वयं ध्वनि को उत्पन्न करने वाली नहीं है। ध्वनि की गंभीरता ध्वनि करने वाले पदार्थों से एक नियमित समय में उत्पन्न हुई तरंगों की गिनती पर अवलंबित है। तरंगे जितनी कम होंगी, नाद अथवा शब्द भी उतना ही गंभीर होगा, और तरंगे जितनी अधिक होंगी, नाद उतना ही हल्का होगा। घंटा, मंजीर, झांझ और घड़ियाल आदि पर जिस समय आघात होता है, अर्थात जिस समय वे बजाए जाते हैं, उस समय उनमें ध्वनि की तरंगें नहीं उठती। उनका कुछ भाग ही तरंगित होता है और कुछ विश्राम करता रहता है। जिस धातु के घंटे और मंजीर आदि बनाए जाते हैं उसकी एक बहुत हल्की तश्तरी लीजिए, उसमें बहुत बारीक बालू पतली बिछा दीजिए, फिर उसे एक ओर धीरे से पकड़कर दूसरी ओर किनारे पर उसमें किसी चीज से आघात कीजिए। जिस धातु के घंटे और मंजीर आदि बनाए जाते हैं उसकी एक बहुत हल्की तश्तरी लीजिए, उसमें बहुत बारीक बालू पतली बिछा दीजिए, फिर उसे एक ओर धीरे से पकड़कर दूसरी ओर किनारे पर उसमें किसी चीज से आघात कीजिए। जिस स्थान पर आघात किया जाता है उसी स्थान पर ध्वनि की तरंग उत्पन्न होती है। ध्वनि बड़े वेग से बहती है। एक सेकंड में वो 1050 फुट जाती है, परंतु प्रकाश की गति ध्वनि की गति से भी अधिक है। बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसकी गरज बाद में। ध्वनि के संबंध में एक बात ये आश्चर्य की है कि घने पदार्थों में उसका वेग अधिक होता है और विरले पदार्थों में कम। यदि दूर तोपें छूट रही हों और जमीन पर कान रखकर हम सुने तो उनके छूटने का शब्द अधिक सुनाई पड़ेगा, परंतु यूं ही खड़े खड़े यदि हम सुने तो वही शब्द बहुत कम सुनाई पड़ेगा। पानी के योग से भी ध्वनि बहुत दूर तक जाती है। बहती हुई ध्वनि यदि किसी ठोस अवरोधक पदार्थ से टक्कर खाती है तो टकराकर उसे लौट आना पड़ता है। इस लौट आने का ही फल प्रतिध्वनि है। यदि 1 इंच व्यास की एक टीन की नली लेकर उसका एक छोर मकान के एक खंड में और दूसरा छोर दूसरे खंड में रखें और उसे मुंह में लगाकर बोले तो एक ओर का शब्द दूसरी ओर साफ सुनाई देगा। इस प्रकार की नलियां एक मकान से दूसरे मकान तक भी लगाई जा सकती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।